Previous class we have seen how to calculate electric field due to a point charge and a charged conducting sphere. आज हम लोग देखेंगे how to calculate electric field due to a long line charge. मुझे मालूम नहीं है क्यों ये चीज़ बहुत ज़्यादा बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड में डिराइवेशन आता है दो चीज़ के लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक सरफेस चार्ज के लिए। बाकी दोनों का डिराइवेशन ज़्यादा नहीं आता है, मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं आता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब वो फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। E ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन चार्ज, यहां पर मैं एक वर्डिंग यूज किया, लॉन्ग लाइन चार्ज। कौन से लाइन चार्ज को आप लॉन्ग लाइन चार्ज कहोगे? हाँ, बहुत ज्यादा लंबा होगा तो नहीं, बहुत ज्यादा लंबा होना जरूरी नहीं है। कोई एक लाइन चार्ज को हम लॉन्ग लाइन चार्ज कब कहेंगे? अगर जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो पॉइंट वो लाइन चार्ज से ऐसे कुछ दूरी पे है कि लाइन चार्ज का लेंथ उस दूरी से काफी ज्यादा है, तो हम कहेंगे इट्स ए लॉन्ग लाइन चार्ज। क्या बात समझ में आया? This line charge will be treated as a long line charge to calculate the electric field here, but to calculate the electric field here, this will not be considered as a long line charge. पास में है, that means the dimension of the line charge is very large as compared to the distance of point of concern. जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले वो अगर पास में है तो इसको हम कहेंगे लॉन्ग लाइन चार्ज, दूर में है तो ये शॉर्ट लाइन चार्ज हो गया। शॉर्ट लाइन चार्ज के लिए कुछ दूसरा फॉर्मूला है जो आपकी बुक में नहीं है, फिर भी हम लोग करेंगे क्योंकि एंट्रांस में आता है। क्लास 12 में तो आपको हो ना हो आप ट्राई करते रहो एंट्रांस के लिए। कोई चीज को 10 बार मारने से टूटता है का मतलब नहीं है। सर हेलो, हाँ सर डार्क देखा जो टिक ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो अगर कोई पत्थर को 10 बार मारने से टूटता है, इसका मतलब नहीं है कि पहला 9 बार बेकार था। पहला 9 बार बेकार नहीं था, पहला 9 बार तो अपना था ही। अगर कोई बोलेगा 10वां बार में तो मेरा होने वाला है, सो 9 बार पहले टुक टुक करके मार देगा तो होगा क्या? उसका नहीं बनेगा। तो सारे 9 बार जो पूरा ताकत से लगाया होगा उसका 10वीं बार में होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि बोर्ड के बाद 1 साल तैयारी करना पड़ता है, मेडिकल ऐसा नहीं होता है, तो पहला 2 साल ऐसे फ्री छोड़ देते हैं, तो तब एनर्जी लगाएंगे। अब से एनर्जी लगाओगे तो बोर्ड के बाद 1 साल में मेडिकल एंट्रेंस होगा। तुम्हारे पहले तुम्हारे पास तुम्हारे बेंच में काफी अच्छे बच्चे बैठ के गए हैं और बहुत अच्छा मार्क भी लाए हैं। दे हैव गॉट मोर देन 550 के आसपास ले आए हैं, मतलब और 50-60 मार्क मिल जाता तो मेडिकल हो जाता उनका। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि 2 साल बढ़िया से मेहनत किए थे। अभी ये साल वो लोग करेंगे तो उनका भी हो जाएगा। नहीं सर, +2 के बाद मेडिकल एंट्रेंस के लिए सोचेंगे, वो कभी जिंदगी में डॉक्टर नहीं बन पाएगा, पढ़ते पढ़ते पेशेंट हो जाएगा। रिमेंबर now what you want to be a patient or a doctor. So long line charge का मतलब समझ में आया? कोई एक लाइन चार्ज के आसपास किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसको हम लॉन्ग लाइन चार्ज कहेंगे, दूर निकालेंगे तो इसको कहेंगे शॉर्ट लाइन चार्ज। सपोजिंग हमारे पास कोई एक लाइन चार्ज है ऐसा, और इसमें चार्ज कितना है? लैम्ब्डा कूलम्ब पर मीटर। क्या पता करना है मुझे? यहां से कुछ x डिस्टेंस में मुझे पता करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, मुझे तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला मालूम है। इफ आई कैन फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए नॉर्मल एरिया, देन फ्लक्स बाय नॉर्मल एरिया इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें मालूम है कि यहां से निकलता हुआ सारा लाइंस ऑफ फ्लक्स कुछ ऐसे निकल रहे होंगे, कोई इधर से जा रहा होगा, कोई इधर से जा रहा होगा, कोई इधर से जा रहा होगा, है कि नहीं? ऐसे करके चारों तरफ को लाइंस ऑफ फ्लक्स निकल रहे होंगे। अब ये सारे लाइंस और इधर सामने की तरफ भी आ रहा होगा, इधर भी आ रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये सारे को नॉर्मल होके जो सरफेस बनेगा ये वाला सरफेस बनेगा। दैट सरफेस विल बी ए सिलिंड्रिकल सरफेस, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास डिस्कशन किए हैं। तो लेट अस कंसीडर ए सिलिंड्रिकल सरफेस। सिलिंड्रिकल सरफेस मतलब कुछ ऐसा वाला सरफेस लेते हैं जिसका रेडियस x की बराबर है और लेंथ कुछ l है। लेंथ कितना है? l है। लेट अस कंसीडर, लिखने का तरीका देखिए, लेट्स कंसीडर ए
सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। प्रीवियस क्लास में मैं बताया था गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है, कोई एक इमेजिनरी सरफेस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस x and length L with line charge along its axis। ये लाइन चार्ज में दिया गया है, यहाँ पर कुछ लिखा गया है लैम्ब्डा कूलम पर मीटर। क्या मतलब उसका, मतलब इसके अगर 1 मीटर लेंथ लेंगे उसमें कितना चार्ज मिलेगा, लैम्ब्डा कूलम चार्ज मिलेगा। विल गेट लैम्ब्डा कूलम ओवर एवरी 1 मीटर लेंथ, हर एक 1 मीटर के ऊपर लैम्ब्डा कूलम चार्ज मिलने वाला है। ठीक है, नाउ Q इन चार्ज इनसाइड सिलेंडर, चार्ज इनसाइड सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या कोई मुझे बताएगा अगर इसमें लैम्ब्डा कूलम चार्ज है ओवर एवरी मीटर लेंथ और सिलेंडर का लेंथ है L, तो यहां से यहां तक का लेंथ तो L हुआ, L लेंथ में जो चार्ज है दैट इज चार्ज इनसाइड। कितना है चार्ज इनसाइड, लैम्ब्डा कूलम ओवर एवरी मीटर, तो ये हो जाएगा लैम्ब्डा इनटू L बाय गॉस लॉ। flux coming out of curved surface is equal to कितना है, Q in by epsilon naught, so it is lambda L by epsilon naught। AN क्या है, AN एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लक्स। फ्लक्स को परपेंडिकुलर होके कौन सा एरिया है, सिलेंडर का कौन सा एरिया फ्लक्स को परपेंडिकुलर है, ये तो फ्लैट एरिया है, ये भी फ्लैट एरिया है, ये कर्व्ड एरिया है, और ये जो फ्लक्स है वो ऐसे जा रहा है, सो इट इज परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। सो यू से इट इज एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स इज कर्व्ड सरफेस। कितना है ये, अगर ये कोई एक सिलेंडर है भैया जिसका रेडियस है x और इसका लेंथ है L, इसको अगर ऐसे हम काट देते हैं और खोल देते हैं तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसका लेंथ हो जाएगा L, और ये वाला लेंथ कितना होगा 2πx होगा कि नहीं होगा, तो पेरीमीटर 2πx, इसको काट दिया और खोल दिया 2πx और L, तो ये पूरा का पूरा एरिया इसको परपेंडिकुलर है, तो कितना है 2πxL। क्या बात समझ में आया। So what is the electric field? It is flux per unit normal area। फ्लक्स क्या था, लैम्ब्डा L by epsilon naught, L लैम्ब्डा by epsilon naught, और डिवाइड किए क्या 2πxL, ऊपर का L नीचे का L गए दूसरे को खा गए, मिला लैम्ब्डा by 2π epsilon naught x। So electric field at a distance x is lambda by 2π epsilon naught x। क्या बात समझ में आया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये बहुत रेयरली आता है डेरिवेशन, मैं तो कभी नहीं देखा कि बोर्ड में इसका डेरिवेशन आए, बट इसकी क्वेश्चन जो है वो पक्का आ जाते हैं एंट्रेंस में या बोर्ड एग्जाम में, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। तो यहां से एक चीज हमें समझ में आता है, और क्या समझ में आया, लेट अस राइट। कहेंगे जो जो फैक्ट्स इसमें से मिल रहा है, क्या मिला, एट एनी डिस्टेंस आर फ्रॉम ए लॉन्ग लाइन चार्ज E is lambda by 2π epsilon r। ये हम लोग अभी अभी देखे, मतलब E is proportional to 1/r। पॉइंट चार्ज के केस में क्या था, proportional to 1/r।
आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता था, अब क्या हो गया लैम्ब्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r। इसका मतलब ये होता है कि अगर r1 डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, r2 डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इसका मतलब ये हुआ कि E1 R1 इज इक्वल टू E2 R2। E इंटू R इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर बोर्ड में आता है, अगर मैं प्लॉट करना चाहूंगा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस, ये हो गया R, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, देखो ये R नीचे, R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। सो द डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस। विथ इंक्रीज इन R इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। एंड यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली ये है भैया, अगर हम कहेंगे यहाँ पर वैल्यू है R1, R का वैल्यू, तो यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ E को हम E1 कह रहे हैं, कॉल इट E1। अच्छा, अगर यहाँ पर वैल्यू है R2 तो करेस्पॉन्डिंग E का वैल्यू हो जाएगा E2। इंटरेस्टिंगली देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये। और हमने क्या देखा, E1 R1 इज इक्वल टू E2 R2, मतलब E1 R1 क्या है देखो तो ये रेक्टेंगल में E1 R1 क्या हो गया, E1 R1 इज दिस एरिया, हाइट है E1, ये विड्थ है R1। E2 R2 क्या हो गया, E2 R2 इज दिस एरिया, मतलब ये रेक्टेंगल का एरिया ये रेक्टेंगल का एरिया बराबर है। आप कोई भी रेक्टेंगल बनाओ उसका एरिया उतना ही होगा जितना इसका है जितना उसका है। बात समझ में आ गया? तो ऐसा एक ग्राफ को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आया कि नहीं आया? तो E वर्सेस R डायग्राम इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बात समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर ये लॉन्ग लाइन चार्ज था तो बता दिए, शॉर्ट होता तो क्या होता, फॉर्मूला दे देते हैं। स्कूल वाले नहीं पूछेंगे बट एंट्रेंस वाले तो छोड़ते नहीं। ध्यान रहे कि कोई अगर एक लाइन चार्ज है ऐसा, ठीक है, थोड़ा मैं इसको दूसरी जगह ड्रॉ करता हूं। सपोज हियर इज ए लाइन चार्ज लुकिंग लाइक दिस। अब मैं यहां से बहुत ज्यादा दूर पे नहीं हूं, बहुत पास में नहीं हूं, थोड़ा दूर पे हूं, मान लो यहां पे हूं। देखो इस पॉइंट से ऊपर कम लेंथ है, नीचे ज्यादा लेंथ है, और इसमें क्या है से प्लस लैम्ब्डा कूलम्ब पर मीटर। नाउ यू अप्लाई योर ब्रेन, टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। थोड़ा गेस करके बताओ E एट P कैसा होगा। इट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस। बहुत सारा चॉइस दिया, A B C D E। ये थोड़ा सोचना जरूरी है, लिखो मत, खाली देखो और बताओ कैसा होगा P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। A B C D E कौन सा लग रहा है आपको? चलिए देखते हैं। अच्छा, अगर ये होता वो लाइन चार्ज और जो हमारा वाला पॉइंट है वो मान लो कि कहीं दोनों का बीचों बीच, दोनों एंड का बीचों बीच यहां पर होता सिमेट्रिकली, इसके और इसके दोनों के बीचों बीच होता वो लाइन चार्ज, तो क्या होता चलो सोचते हैं। तो यहाँ पर हाँ बोलिए सर, पहले वाला क्वेश्चन का डी होगा सर। पहला वाला का डी होगा नहीं, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा। हाँ
एक गिलास गोबर पानी पी के आना। टी बोल रहा हूँ सर। हाँ, रुको सोच के बताएंगे। हाँ, तो सोचो कि ये अगर जो पॉइंट है वो सिमेट्रिकली अलोंग द बाइसेक्टर है, ठीक है। तो थोड़ा सोचो, सोचने में क्या हर्ज है, कुछ खर्चा थोड़ी होता है। मैं जानता हूं कि इसके ऊपर हर जगह लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज पे हर जगह चार्ज है। चलो यहां पर कोई एक चार्ज मानते हैं। अब इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा। अब यहां पर जो चार्ज माने, ऐसा ही एक मिरर चार्ज ले लो अपोजिट साइड में। अब इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो ये दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा। तो इस पॉइंट से ऊपर हर चार्ज के लिए नीचे भी एक चार्ज मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, नीचे भी एक चार्ज मिलेगा और दोनों मिलके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करेंगे। मतलब ये जो सारे चार्जेस है उनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है इस पॉइंट में वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया? अब यहां पे आइए, यहां पे हुआ ये है कि ऊपर को थोड़ा सा चार्ज है, नीचे को ज्यादा है। ऊपर का हर एक चार्ज के लिए नीचे हर एक चार्ज है क्या? नहीं है, नीचे तो और भी ज्यादा चार्ज है कि नहीं? तो ऊपर का ये वाला लेंथ के लिए नीचे का ये वाला लेंथ मिलके कुछ ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। बाकी जो चार्जेस यहाँ पर है वो कुछ ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे कि नहीं? अब ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। मतलब सही हो गया सी। क्या बात समझ में आया? कुछ लोगों के दांत निकल के आए बाहर, नया निकला है क्या? समझने पे जोर लगाओ। कौन क्या बोल रहा है दूसरे पे ध्यान मत दो, ठीक है? तो पता चल गया कि डायरेक्शन विल बी सी। अब कितना होगा, कितना होगा? मैं बार बार बोल रहा हूं, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, थोड़ा याद रखो इसको तो काम में लगेगा। कितना होगा? चलिए पता चल गया कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होता है। कितना होगा आपको वैल्यूज याद रखना है। चलिए मैं आपके लिए कुछ वैल्यूज देता हूं, आप याद रखो उसको। डिराइवेशन इज क्वाइट टफ, आपको समय लगेगा और गॉस लॉ से नहीं बनेगा, कूलम्ब्स लॉ से करना पड़ेगा, दैट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर ये पॉइंट यहां से r डिस्टेंस में है और ये जो एंड्स है, these ends when joined to point P are making different angles। मान लो कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E का एक्स कंपोनेंट कैसा हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू लैम्ब्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r, r is the distance, होल इनटू cos अल्फा प्लस cos बीटा। समझ में आया? और ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको हम कहेंगे EY। कितना है? लैम्ब्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। याद रख सको तो अच्छी बात है, लेकिन जेई मेन तक नहीं पूछेंगे, बता दिए आपको कब दूसरा मौका मिलेगा। आपसे पहले जो बच्चे पढ़ते थे 3-4 साल पहले, कोरोना से पहले, जब दमदार बच्चा हुआ करते थे वो लोग इशारा का डेरिवेशन भी करते थे। अब तो कोरोना सबका भेजा खा गया है तो हम लोग ऐसे ही दे देते हैं फॉर्मूला, ठीक है? तो ये हो गया EX और EY का वैल्यू। अब सोचो अगर ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूला का यूज करके क्या बता सकते हो कि कोई एक लाइन चार्ज, कोई एक लाइन चार्ज है। मैं आपको फॉर्मूला दे दिया, ये दे देता हूं। मान लो कि यहां पर कोई एक लाइन चार्ज है और आप कहां पर हो? यू आर अलोंग द बाइसेक्टर, यहां पे। तो ये जो लाइन चार्ज है इज नॉट ए लॉन्ग लाइन चार्ज, इट इज ए शॉर्ट लाइन चार्ज, क्योंकि डिस्टेंस भी तो काफी ज्यादा दिख रहा है। क्या है कोई पहलवान बताएगा कि ये जो लाइन चार्ज है, आई मीन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका कौन सा कंपोनेंट बचेगा? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट? खाली एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा?
क्योंकि यहां पर अगर एंगल अल्फा है तो यहां पर भी तो एंगल अल्फा ही है, दोनों एंगल बराबर है। अब दोनों एंगल बराबर है तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा करेंगे तो जीरो हो जाए, खाली ये वाला कंपोनेंट बचेगा। ये वाला जेई मेन में आता है। तो क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, लेकिन दोनों बराबर है 2 कॉस अल्फा। थोड़ा सा मार्किट करें तो मिलेगा लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो वैल्यू क्या हो गया इसका, इसका वैल्यू हो गया लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू कॉस अल्फा। मेडिकल एंट्रेंस में आता है, जिन लोगों को चाहिए याद रख लो, जे मेन मानों का आता है। ठीक है, कहां पर, along द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है सर, आपने जो बताया वो सही बताया, हम लोग कैसे मान लेंगे। ठीक है, या तो मैं गीता पे हाथ रख के बोलूंगा या फिर इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, है ना। तो प्रूफ करके दिखाते हैं। सपोज कोई एक लॉन्ग लाइन चार्ज है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये लाइन चार्ज की लेंथ के सामने काफी कम है, तो जब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, ये अगर लाइन काफी लंबा है तो ये एंगल भी तो काफी छोटे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। छोटे होंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। कॉस जीरो कितना है, 1। फॉर्मूला क्या आ गया, लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, मतलब सही है। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर ये वैलिड हो रहा है यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या बातें समझ में आया, इज इट अंडरस्टूड। चलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, वेरिएशन ऑफ E due to a with distance with distance due to a point charge and a long line charge are shown. Identify them. बताओ इनमें से कौन सा है। मैं E का वेरिएशन दिखाया हूं पॉइंट चार्ज के लिए और कोई एक लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए। बताना है आपको कौन सा पॉइंट चार्ज के लिए है, कौन सा लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए है। पॉइंट चार्ज के लिए भी E घटता है, दूर जाओ तो लाइन चार्ज के लिए भी E घटता है। कौन सा पॉइंट चार्ज के लिए, कौन सा लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए। हाँ रवि बता। सर ए पॉइंट चार्ज के लिए है और यू आर करेक्ट 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 करेक्ट। फॉर पॉइंट चार्ज, बहुत बढ़िया। फॉर पॉइंट चार्ज E होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फॉर लाइन चार्ज E होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r। मतलब R अगर डबल कर देंगे डिस्टेंस, E आधा होगा, यहां पर R डबल कर देंगे E 1/4 हो जाएगा। मतलब E इज रैपिडली चेंजिंग विद वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस, है कि नहीं। किस में E जल्दी जल्दी घट रहा है, A के केस में, तो इसका मतलब हुआ A इज फॉर पॉइंट चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। आया। तो E इज फॉर पॉइंट, A इज फॉर पॉइंट चार्ज एंड B इज फॉर लाइन चार्ज। B इज फॉर लाइन चार्ज। बढ़िया, ठीक है। दूसरा सिंपल क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड में आता है, ड्यू टू
ए लॉन्ग लाइन चार्ज E और इंटेंसिटी at a distance 4 meter is E naught. What will be intensity? कितना इजी है? At a distance 5 मीटर. कितना सिंपल, हर कोई बोल सकता है. 4 मीटर दूरी पे अगर E0 है, 5 मीटर दूरी पे क्या है? फोर ई नॉट बाय 5. 4 E नॉट बाई 5. हमें मालूम है कि E1 दिया है E नॉट, R1 दिया है 4, E2 पूछा है कितना है, जबकि R2 दिया है 5. एंड फॉर लाइन चार्ज हमें मालूम है कि E1 R1 इज इक्वल टू E2 R2. बढ़िया है. अब सब कुछ मालूम है तो E2 मिल गया. सबका वैल्यू डालो. E2 is coming out to be 4 E naught by 5. अगला क्वेश्चन. ए लॉन्ग लाइन चार्ज of lambda coulomb per meter is along z axis. Find E at 4 मीटर, 3 मीटर. E मतलब E वेक्टर पूछा है. ये वेक्टर पूछा गया है. ठीक है. A long line charge of lambda coulomb per meter is along z axis. बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा. एट कोऑर्डिनेट दिया है 4 मीटर 3 मीटर, मतलब दी कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर. आप कर सकते हो, पक्का आप कर सकते हो. थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर सकते हो. ये हो गया आपका वाई एक्सिस. ठीक है. और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस. और जेड एक्सिस तो आपको मालूम है, आई कैनॉट ड्रॉ इट. एक्स एंड वाई एक्सिस आर लाइक दिस. और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस. जेड एक्सिस तो बाहर की तरफ है. लाइन चार्ज ऐसा है. कोई एक पॉइंट में यहाँ पर जिसमें क्या दिया है कोऑर्डिनेट 4 3. एक्स कोऑर्डिनेट इज 4, वाई कोऑर्डिनेट इज 3. ठीक है. वो लॉन्ग लाइन मिड पॉइंट के ऊपर है. हाँ, लॉन्ग लाइन चार्ज तो अलोंग जेड एक्सिस है. ऐसा है जैसा मेरा पेन है. सर मिड पॉइंट बोल सकते हैं ना उसको. मिड पॉइंट पे जो लॉन्ग लाइन चार्ज में थी, कोई इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है, कहीं भी रखो तो इसको मिड पॉइंट बोल सकते हो. कहीं भी रखो उसको मिड पॉइंट बोल सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है. कोई रास्ता इनफाइनाइट लंबा है, अब कहीं खड़े हो, कहाँ खड़े हो, बीच में खड़े हो, क्योंकि इनफाइनाइट लंबा है. इधर कोई इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट. अच्छा, तो मुझे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. लाइन चार्ज हमारा ऐसा है. इतना तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर मैं एक +1 कूलम का चार्ज रखता हूँ टू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है वो कुछ पक्का इस डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मुझे चाहिए. व्हाट इज दिस वेक्टर? मतलब आई हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप. सर लैम्बडा बाय 10 पाई एप्सिलॉन नॉट. अरे यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो. आई हैव टू राइट द वेक्टर बेटा, समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप फॉर्म में. एंड व्हाट यू टोल्ड इज आल्सो करेक्ट. अगर हम कहेंगे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई, तो आप कहोगे लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अब ये 3 4 है, तो आर कितना है यहाँ पर? ये 0.34 है, तो ये डिस्टेंस कितना है? इट इज 3 स्क्वायर plus 4 square whole power is 5. So you are correct saying the magnitude 10 pi epsilon naught r. लेकिन मैं तो कुछ दूसरा पूछूं.
मैं पूछा हूं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मींस यू हैव टू राइट इट इन आई कैप जे कैप फॉर्म। क्या बात समझ में आया? ओके, चलो मैं कहेंगे कि एंगल थीटा है, तो एंगल अगर थीटा है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है भैया, तो मैं कुछ ऐसा करता हूं, I want to see the x and y component of electric field. This is the x component and this is the y component. तो मैं कहूंगा कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ex i कैप ey j कैप। सो सिंपल, ये है ex, ये है ey। e का वैल्यू हमें पता चल चुका है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा ही है, तो Ex कितना हो गया? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ E cos थीटा। सर cos थीटा कैसे पता चलेगा? सिंपल है, cos थीटा पता करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगर ये पॉइंट है 3 4, मतलब क्या कोऑर्डिनेट है 4 3, मतलब ये है 4, ये है 3, तो r कितना है 5। cos थीटा कितना हो गया? 4/5। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? चला गया ऊपर से। समझ में आया क्या? cos थीटा का वैल्यू कितना होगा? यही तो थीटा है, ये 3 है, ये 4 है, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 4 3, दिस इज 4, दिस इज 3, तो ये हो गया 5। cos थीटा इज 4/5। सो वैल्यू डालें 4/5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ E, जो आप पहले से निकाल चुके हो। क्या था वो? लैम्डा बाई r का वैल्यू 10 पाई एप्सिलॉन, इट इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। r का जगह, r की जगह क्या लिखेंगे? 5। ex मिल गया, क्या मिल गया? इट इज 2 कैंसिल हुआ, कितना हो गया? 2 लैम्डा बाई 25 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ऐसा ही आप मुझे ey बता सकते हो? सर 3 लैम्डा बाय 50 पाई एप्सिलॉन। चलिए देखते हैं, ये कुछ लड़का बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, देखते हैं। अब ey पता करना है। ey इज अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ E। अगर ये वाला कंपोनेंट cos थीटा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ये हुआ E cos थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? E sin थीटा। हम लोग क्लास 11 पास कर चुके हैं, जिनको नहीं आता है प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दो, सर मैं गलती से पास कर गया हूं। हुआ? अगर E sin थीटा है तो sin थीटा है, तो E का वैल्यू तो मालूम है, sin थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3/5। सो इट इज 3/5 इंटू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r की जगह 5, इट इज 3/50 लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आया? Once you know Ex and you know Ey, you can say vector E is equal to, अब लिखना हो क्या बड़ी चीज है? वेक्टर E is equal to Ex I कैप प्लस Ey J कैप, Ey J कैप। क्या बात समझ में आया? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टू लाइन चार्जेस lambda coulomb per meter and 2 lambda coulomb per meter are two long line charges। हाँ, long line charges, क्योंकि short line charge के ऊपर आपके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो I also try to avoid। कर दूंगा एक दो ठो। टू लॉन्ग लाइन चार्जेस, एक हुआ lambda coulomb per meter, दूसरा हुआ 2 lambda coulomb per meter।
ये दोनों लाइन चार्ज आर along x and y axis. Find E, magnitude of E at 0 0 z. कोई एक पॉइंट में z एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। समझ में आया क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? एक लाइन चार्ज है along पॉजिटिव एक्सिस, मतलब along x एक्सिस, दूसरा along y एक्सिस। हाँ बोलो सर लैम्बडा बाय एप्सिलॉन नॉट पाई आर। तो दिया ही नहीं। सर वो जीरो हो जाएगा सर, जेड जेड हो जाएगा सर। हाँ लैम्बडा बाय पाई जेड। नो 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 नो। ट्राई अगेन। चलिए करते हैं। ये हो गया y एक्सिस, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। हाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। दूसरा हुआ x एक्सिस, इधर एक लाइन चार्ज है, इधर एक लाइन चार्ज है। x एक्सिस में है लैम्बडा कूलम पर मीटर भैया, इधर है 2 लैम्बडा कूलम पर मीटर। और आपको कहां पर पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड? एट ए पॉइंट 0 0 z मींस ऑन z एक्सिस, ठीक है, z एक्सिस पे पूछा है। तो z एक्सिस कैसा है? ऐसा है। मान लो दिस पेन इज अलोंग z एक्सिस और यहाँ पे किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। ये वाला लाइन चार्ज के लिए, ये जो वर्टिकल लाइन चार्ज है उसके लिए इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? बाहर की तरफ। और ये वाला इसके लिए भी तो बाहर की तरफ, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। आप अगर इसको 1 कहते हो लाइन चार्ज, इसको कहते हो 2, तो आप कहोगे 8 0 0 z E1 and E2 सर are in same direction. So E net कितना हो जाएगा? It is E1 plus, हाँ क्या बोलो? सर 2 लैम्बडा बाय एप्सिलॉन नॉट पाई जेड। फिर से गलत। तो E1 क्या हो गया? E1 है, इसके लिए लैम्बडा है, तो कितना होगा? लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट z, क्योंकि डिस्टेंस z है। और दूसरे वाले के लिए 2 लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट z, जोड़ो तो 3 लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट z। इसको इतना हड़बड़ी क्यों है मुझे समझ में नहीं आता है। हड़बड़ी के कारण सब गड़बड़ कर देता है लड़का। क्या चीजें समझ में आया? Is it understood? ये डिफिकल्ट तो था नहीं, इजी था। ठीक है, चलिए मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं। ओके, यहां पर 2 लाइन चार्ज है और यहां पे उसका दूसरा, क्या हो गया, ये दूसरा लाइन चार्ज है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया गया है r 2r। कैलकुलेट करने के लिए आसान होता है इसलिए 2r दे रहा हूं। ये है 2r और इसमें कितना है? 2 लैम्बडा कूलम पर मीटर और इसमें कितना है? 3 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा कूलम पर मीटर। फाइंड E midway between the long line charges। 2 लॉन्ग लाइन चार्ज दिया गया है, उनका बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ? एक है लैम्बडा कूलम पर मीटर और दूसरा कितना? -3 लैम्बडा कूलम पर मीटर। यू कैन डू इट। मिड पॉइंट में पूछा है। हाँ बोल। 5/2 लैम्बडा पाई एप्सिलॉन। पहले ठीक से लिख ले फिर पढ़। 5/2 लैम्बडा नहीं होगा, 5 लैम्बडा बाई 2 हो सकता है। हाँ वही सर, 5 लैम्बडा। वही कैसे बताओ? पहले न्यूमेरिकल वैल्यू बोल दे रहा था तो। ओह अच्छा अच्छा, ठीक
ठीक है, तो ये मिड पॉइंट में हम जानते हैं कि यहाँ से ये जो लाइन चार्ज है उसका डिस्टेंस है r, यहाँ से r है। तो जो पॉजिटिव लाइन चार्ज है इसको 1 कहो, इसको 2 कहो। इस पॉइंट में E1 पॉजिटिव वाले का डायरेक्शन कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि रिपेल करेगा, पॉजिटिव लाइन चार्ज है। और ये नेगेटिव वाला ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसके लिए जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? E ड्यू टू बोथ are in same direction, so E net is equal to E1 plus E2। E1 क्या है? पहले वाले के लिए कितना है? लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन r होता है, लेकिन लैम्बडा की जगह दिया है 2 लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और E2 है 3 लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। नहीं सर, -3 लैम्बडा लिखा है, तो यहाँ पर माइनस लिखना चाहिए। नहीं, माइनस नहीं लिखना चाहिए, माइनस दिया है बोल के तो डायरेक्शन ऐसे हो गया। क्योंकि डायरेक्शन ऐसे हो गया, हम ऑलरेडी डायरेक्शन ले चुके हैं, फिर से माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सो इफ यू एड देम अप इट इज कमिंग आउट टू बी 5 लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर आर 2 लाइन चार्जेस, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ये एक लाइन चार्ज है और ये कोई दूसरा लाइन चार्ज है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये है लैम्बडा 1 कूलम पर मीटर, ये है लैम्बडा 2 कूलम पर मीटर। क्वेश्चन क्या है? फॉर द 2 long line charges held parallel, find force experienced by them, force per unit length on each। दोनों के ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या रहा है बताओ, ऐसा करके पूछा। हाँ सर, फोर्स तो आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को ढकेलेंगे, फिर भी रिपल्सन। ठीक है, लंबा लाइन चाहिए, हर जगह रिपल्सन हो रहा है, पूरा ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग, तो फोर्स भी इनफाइनाइट हो जाएगा, वो बात तो तय है। लेकिन पर यूनिट लेंथ, हर 1 मीटर लेंथ में कितना फोर्स आ रहा है? बड़ी तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ में कितना फोर्स आएगा आपको पता करना है। ये लैम्बडा बाय r, एक तो लैम्बडा 1 दिया, एक तो लैम्बडा 2 दिया है। लैम्बडा कहां से आ गया? तो ये लड़का मैं मार नहीं सकता, अपना टीवी खुद टूटेगा, मार भी तो नहीं सकता। अच्छा, तो हम क्या करने वाले हैं मैं बताता हूं। लेट मी कंसीडर एल लेंथ ऑफ दिस। देखेंगे एल लेंथ के ऊपर कितना फोर्स आता है। मान लो कि एल लेंथ के ऊपर फोर्स आया F, तो व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ? F/L। आर यू गेटिंग? अब सोचो, हम कर लेते हैं पहले एल लेंथ के ऊपर। अच्छा, ये जो एल लेंथ हम कंसीडर करने वाले हैं भैया, इसके ऊपर फोर्स क्यों आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर भी चार्जेस है, यहाँ पर भी चार्जेस है, फोर्स आएंगे। मतलब यहाँ पर जो चार्जेस है उनके चलते फोर्स आएगा। कोई चार्ज के ऊपर फोर्स कब आता है? जब वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके चलते यहाँ का चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा। अब ये जो पी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा ध्यान से देखना और बताना, यहाँ पर सब इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज देयर। ये जो पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके लिए है? लैम्बडा 1 के लिए है कि लैम्बडा 2 के लिए है कि दोनों के लिए है? लैम्बडा 1 के लिए, लैम्बडा 2 के लिए नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। फिर से सोचो, मैं तो 3 बार पूछूंगा, तुम लोग 3 ऑप्शन दोगे। सोचो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो देखते हैं लैम्बडा 2 के लिए क्या होगा। ये तो एक लॉन्ग लाइन चार्ज है, मतलब इधर को जितना लेंथ है इधर को उतना ही लेंथ है, और यहां वाला चार्ज के लिए यहां पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
यहां वाला चार्ज के लिए उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये खुद के लिए यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि हर एक चार्ज दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? Each charge is cancelling out the effect of the mirror charge. So the electric field at point P due to lambda 2 is 0. lambda 2 के चलते कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अच्छा, फिर lambda 1 के लिए, हाँ इसके लिए तो होना ही था। किस डायरेक्शन में? The electric field will be something like this. कितना? वो तो हम जानते हैं, lambda 1 by 2 pi epsilon r। तो इस लेंथ पे जितने चार्जेस है सबके ऊपर फोर्स आने लगेगा। Each charge will experience a force. Each charge will experience a force. Now what is the total force? Sum of all these forces. Sum of all these forces मतलब यहाँ पर तो ढेर सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2 ऐसे करके ढेर सारे चार्जेस हैं। फोर्स ऑन लेंथ, अच्छा पहले लिखेंगे E, पहले E के बारे में लिखेंगे। E at point P is only due to lambda 1 coulomb per meter। EP का वैल्यू कितना है? lambda 1 by 2 pi epsilon naught r। फोर्स ऑन L लेंथ और लेंथ L ऑफ, ये पहला है ये दूसरा है, ऑफ सेकेंड लाइन चार्ज। एल लेंथ के ऊपर क्या फोर्स आएगा? E इंटू Q1, E इंटू Q2, जितने चार्जेस है सारे को जोड़ेंगे, E तो कॉमन गया। नाउ Q1, Q2, Q3 सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ये सारे छोटे छोटे चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 यहां तक अगर जोड़ेंगे एल लेंथ में क्या मिलेगा? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज ओवर एल मीटर लेंथ। और यहां तो दिया है lambda 2 कूलम पर मीटर, 1 मीटर में lambda 2 कूलम, तो एल लेंथ में कितना होगा? lambda 2 into L. So the total charge here is lambda 2 into L. अबे अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर ऊपर से तो नहीं जा रहा है, समझ में आया क्या? कोई आवाज नहीं, गुमनाम है कोई। अरे समझ में आया? क्या है भूत जैसे तुम लोग बोलते हो? बढ़िया से तो बोलना चाहिए। मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर मैं कैसे बताऊं? तो ये हो गया आपका लाइन चार्ज के ऊपर फोर्स, एल लेंथ के ऊपर फोर्स। अगर एल लेंथ के ऊपर फोर्स आया, ये थोड़ा लिख देता हूँ ढंग से ना, जगह नहीं बनता सोल्यूशन। हाँ तो कितना हो गया ये? E इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सबको जोड़ो तो क्या जन बनेगा? ये सारा चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 को जोड़ो तो मिलेगा lambda 2 into L। E का वैल्यू तो पहले से मालूम है, so it is coming out to be lambda 1 lambda 2 L by 2 pi epsilon naught R। This is the force। और आपको पूछा क्या था? फोर्स पर यूनिट लेंथ। एल को डिवाइड करो, मिलेगा lambda 1 lambda 2 by 2 pi epsilon naught R। ध्यान रहे, बड़े खतरनाक क्वेश्चन बन सकते हैं। दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स था वो Q1 Q2 by R square होता था, और इट वाज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square। बट देन दो लाइन चार्ज के बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो lambda 1 lambda 2 by R होता है, R square नहीं होता है। ठीक है, ये R होता है। क्या बात समझ में आया? अगला, क्या ये चीज सबको समझ में आया? आदित्य चलिए ये आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A charged particle, a particle of mass m and charge
minus q is rotating around a long line charge of lambda coulomb per meter, बढ़िया, in a circular path. Find speed of the particle. किसी एक साल ये बोर्ड में भी आया था और एंट्रेंस में भी आया है. फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल. कोई लॉन्ग लाइन चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, उसके चारों तरफ कोई एक माइनस क्यू चार्ज जिसका मास m है गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर पाथ में. पूछा है बताओ स्पीड कितना है. सर्किल का रेडियस नहीं दिया, नहीं, रेडियस ऑफ द सर्किल इज नॉट गिवन. तो ये हो गया हमारा लाइन चार्ज और इसके चारों तरफ गोल गोल घूमने वाला ये हमारा नेगेटिव चार्ज. रेडियस मालूम नहीं लेकिन ये गोल गोल घूम रहा है. लैम्डा कूलम पर मीटर और चार्ज पार्टिकल के बारे में दिया है. मास इसका m है, चार्ज q है, चार्ज माइनस q है. ठीक है. पूछा है बताओ उसका स्पीड कितना है. पहले कभी बचपन में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े थे कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो पक्का उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा होगा जो कि उसका वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है और डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है, जिस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. और वो फोर्स का वैल्यू न्यूमेरिकली कितना होता है, mv²/r, है कि नहीं. तो ये जो पार्टिकल अभी घूम रहा है इस लाइन चार्ज के इर्द गिर्द चारों तरफ गोल गोल शक्तिमान की तरह, इसके पास ऊपर भी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा. कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? क्या है? इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स. कैसा होता है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू mv²/r. और डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. हम जानते हैं कि जो लाइन चार्ज है उसके चलते किसी भी पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो कुछ ऐसे रहेगा. क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा वो ऐसे रहेगा. सो दैट इज द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. हाँ लैम्डा बाय एप्सिलॉन m का होल रूट ओवर. यस, देखा, सोच लिया, कितना मस्त है, कितना मस्त है. तो क्या लिखेंगे? हियर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज provided by necessary centripetal force is provided by electric force. इसका मतलब mv²/r. सर r दिया नहीं, ठीक है लिख लो, क्या फर्क पड़ता है. दैट इज इक्वल टू E इंटू क्यू, क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज है उसके ऊपर फोर्स होगा E इंटू क्यू. और E का वैल्यू है λ/2πε0r इंटू क्यू. और इधर mv²/r, हमें r मालूम नहीं था और ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ, इधर भी गया इधर भी गया. क्या बच गया? इट इज कमिंग mv0² इज इक्वल टू λ/2πε0. और v का वैल्यू कितना हो जाएगा? λ/2πε0m, λ/2πε0m का. यस, देखा, कर लिया लड़का, गुड बॉय. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये हो गए सब बेसिक क्वेश्चंस. आप लोग जहां पर सोचना खत्म करते हो जेई वाले वहां से सोचना शुरू करते हैं. वो पूछ लेंगे दो चार्जेस, दो पार्टिकल्स, दोनों का मास m है, चार्ज माइनस q है, दे आर रोटेटिंग इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस r and 2r अराउंड ए लॉन्ग लाइन चार्ज. हु स्पीड इज मोर, जो r रेडियस में है कि जो 2r रेडियस में है? क्या कहोगे?
दोनों का सेम है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। छोटा सर्किल में घूमे या बड़ा सर्किल में घूमे, ऑर्बिटल वेलोसिटी अलग होता था फॉर पॉइंट चार्ज, बट फॉर लाइन चार्ज द ऑर्बिटल वेलोसिटीज आर सेम। चीजें याद रखना, एक्स्ट्रा पॉइंट जो जानना चाहोगे तो बगल में लिख के रखना। इसमें छोटा सर्किल में कोई घूम रहा है या बड़ा सर्किल में घूम रहा है, आर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। बढ़िया। तो लाइन चार्ज के बारे में हम लोग कितने सारे चीज अभी देख लिए। चलिए देखते हैं। ड्यू टू ए स्फेरिकल चार्ज क्लाउड, मतलब हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर तो पढ़े थे जिसमें चार्ज देने से सारे सरफेस में चले जाता था। अब ये स्फेरिकल क्लाउड व्हिच इज यूनिफॉर्मली चार्ज ओवर द वॉल्यूम, मतलब कोई आयोनाइज्ड गैस है और क्लाउड फॉर्म में है, स्फेरिकल क्लाउड फॉर्म में, मतलब अंदर भी हर जगह चार्ज है। तो क्या होगा, कैसे होगा? E due to a charged spherical cloud, let charge per unit volume is rho v कूलम पर मीटर क्यूब। क्योंकि पूरा वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा चार्ज है, 1 मीटर क्यूब में रो भी कूलम है, तो रो भी कूलम पर मीटर क्यूब। लाइन चार्ज में 1 मीटर में लैम्डा कूलम है, सरफेस चार्ज आएगा 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज, सिग्मा बोल देते हैं, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम चार्ज है। खैर अभी हम इसके बारे में बात करें। let r is radius of cloud, ठीक है भैया, यहाँ पर कोई एक स्फेरिकल क्लाउड है और आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे। मान लो कि ये कैसा है कि हर जगह आपका भरा हुआ है, इट इज फिल्ड विथ charges over the entire volume which is uniformly distributed charge over the entire volume, ठीक है, ये हो गया uniformly distributed charge over the entire volume। ठीक है, मैं चार्ज भर देता हूँ पहले, तब तक तुम लोग फिगर बनाओ। ये हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो घूम गया, ठीक है, तुम इधर आओ। ये चार्ज हर जगह भरा हुआ है ओवर द एंटायर वॉल्यूम, यस। कैसा है चार्ज, लैम्डा कूलम, सॉरी रो भी कूलम पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब जाओगे रो भी कूलम मिलेगा। और इसका रेडियस क्या दिया है, रेडियस दिया है r, रेडियस दिया है r। पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर अंदर बाहर हर जगह देखेंगे, अंदर बाहर हर जगह देखेंगे, क्योंकि स्कूल में डिराइवेशन नहीं आता है, मैं भी थोड़ा स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ से x डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इट डिस्टेंस x, तो मैं क्या करूंगा, आई विल फर्स्ट इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, है कि नहीं, और ये स्फेरिकल है तो गॉसियन सरफेस भी x होगा, मतलब स्फेरिकल ही होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल। फॉर x ग्रेटर देन r कंसीडर ए गॉसियन सरफेस of radius x, s ओन लिख दो तो ज्यादा लिखना नहीं पड़ता। बात कर रहे हैं गॉसियन सरफेस का, Q इनसाइड, कितना Q है भाई, सारा, क्योंकि सरफेस के अंदर सारा चार्ज है, सारा मतलब कितना,
रो बी कूलम पर मीटर क्यूब, और इसका पूरा वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। सो यू से इट इज रो बी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, मारपीट करो तो 4 पाई रो बी आर क्यूब बाय 3। तो कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स एसोसिएटेड इज क्यू इन बाई एप्सिलॉन। कौन बोले, हम नहीं, गॉस लॉ बोले हैं। क्या है ये लॉ, कहता है कि द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon 0 times the charge enclosed. So what is the charge enclosed? Q in. So what is the flux coming out? It is coming out to be it is equal to 4 pi rho v r cube by 3 epsilon naught. ये जो फ्लक्स निकल के आ रहा है भैया, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा होगा। It is coming out radially from every point. So it is normal to the surface area of the Gaussian sphere. क्या आप में से कोई मेरा मदद कर सकता है बताने में कि यहाँ पर हमें नॉर्मल एरिया क्या लेना चाहिए? What should be the normal area? Normal area is area of the Gaussian surface. कितना होता है, अगर रेडियस x है तो 4 पाई x स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? यस यस यस। तो हम कहेंगे E on surface और E at a distance x, at a distance x from center, x is greater than r, is equal to flux by normal area. Flux by normal area, flux क्या था, q in by epsilon 0, q in by epsilon 0, और नॉर्मल एरिया क्या था 4 पाई x स्क्वायर। सो इट इज q इन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। हाँ सर, ये तो हमें पहले मालूम था। कोई भी स्फेरिकल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर किसी पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप उस स्फेरिकल चार्ज को कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज मान सकते हो। तो kq/r² वाला फॉर्मूला निकल गया। बाय द वे हमें q इन का वैल्यू मालूम है, तो चलो डाल देते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। रो भी का q इन का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, इट वाज 4 पाई रो भी r क्यूब बाई 3। 4 पाई रो भी r क्यूब बाय 3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। थोड़ा मारपीट करिए तो भैया, 4 पाई को खा गया, ऊपर मिला रो भी r क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। So the distance x from center outside the cloud, the electric field is this. क्या बात समझ में आया? yes. इसकी फॉर्मूला के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, मैं बताऊंगा क्या है वो क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा। एक ही वेराइटी का क्वेश्चन आता है बोर्ड वालों के लिए। अब एंट्रेंस वालों का तो कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ जायज है। फॉर x लेस देन r, x अगर r से कम है, ठीक है, x अगर r से कम है तो मैं इसको थोड़ा लाता हूं कॉपी करके और दूसरी तरफ लेता हूं उसको। ऐसा कोई स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला। ये जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सेंटर से x डिस्टेंस में आपको पता करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन x इज लेस देन r। ठीक है भैया, आपको तो मालूम है सब कुछ। यहाँ से x डिस्टेंस में हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, दैट यू नो we have done several questions like that। तो सेंटर से x डिस्टेंस में हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है भैया, ले लिए तो अच्छी बात है। अब बताओ कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या होगा। पहले देखेंगे कि यहाँ से कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है। जो फ्लक्स निकल के आ रहा है, दैट फ्लक्स बाय नॉर्मल एरिया विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ऐसा, तो ठीक है, चलो पहले निकालते कि कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है।
अरे वो तो पता चल जाएगा, अगर इसके अंदर कितना चार्ज है पता चल जाएगा। तो गॉस लॉ कहता है अंदर की चार्ज मालूम तो बाहर निकलता हुआ फ्लक्स मालूम। अंदर का चार्ज अगर Q है तो बाहर है Q, फ्लक्स निकल रहा है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलो पहले पता करते हैं व्हाट इज Q नॉट। Q इनसाइड, Q इनसाइड इज इक्वल टू इसके अंदर जो चार्ज है। अच्छा, इसके अंदर जो चार्ज है मतलब समझ में तो नहीं आ रहा है। इसके अंदर जो चार्ज है का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पर ये जोन में जो चार्ज है कितना चार्ज है, इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इसका वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कितना है? इसका रेडियस x है भैया, 4/3 पाई x क्यूब। सो दिस इज द चार्ज इनसाइड दिस वॉल्यूम। क्या बात समझ में आ रहा है? इस वॉल्यूम के अंदर क्या चार्ज है? रो बाई इट इज 4/3 पाई x क्यूब इनटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, कितना सिंपल है। ठीक है, तो व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट? Q in by epsilon 0। हाँ, ये भी तो मालूम है। अच्छा, व्हाट इज द एरिया नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ये पूरा का पूरा एरिया जहां से फ्लक्स निकल रहा है, पूरा का पूरा मतलब 4 पाई x स्क्वायर। अच्छा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फ्लक्स बाय नॉर्मल एरिया। 5 बाय नॉर्मल एरिया गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? कितना है भाई? Q in by epsilon नॉट। और Q in कितना है? दिस डालो सबको, मारपीट करो, देखो क्या हो रहा है। रो भी 4/3 पाई x क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। नीचे था, लिख दिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। अरे ऊपर भी x क्यूब, नीचे भी x स्क्वायर, दोनों तरफ आग लगा है। तो काटो उसको, छोटा करो, क्या हो रहा है देखो। x cube by x square becomes x, so it comes out to be rho v x by 3 epsilon naught, rho v x by 3 epsilon naught. So at a distance x less than r, it is rho v x by 3 epsilon naught. बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया, देख लो। फिजिक्स सचमुच में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, ये बात है। तो जो हमें समझ में आया थोड़ा उसको लिख लेते हैं, अब बड़ा काम में आएगा। वो क्या है? ये था हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमें पता चला कि E इज रो भी x बाय 3 एप्सिलॉन नॉट फॉर x लेस देन r एंड रो भी r क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर for x greater than r। यही तो था। रो भी r क्यू बाय, कहा गया इधर, रो भी r क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर समझ में तो आया, लेकिन बताइए कि ये जो कर्व है, लास्ट टाइम कोई मेडिकल वाले बच्चे आपके भैया लोग पूछ रहे थे, क्या ये कर्व कंटिन्यूअस है? अंदर से बाहर जाएंगे तो कोई कर्व कंटिन्यूअस कब कहेंगे? ये पॉइंट पे ये कर्व कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसके थोड़े से राइट में और थोड़े से लेफ्ट में जो वैल्यूज मिलेंगे वो बराबर मिलेंगे तो कंटिन्यूअस है। थोड़े से राइट में वैल्यू है 5, थोड़े से लेफ्ट में वैल्यू है -10, मतलब कर्व कुछ ऐसा है कि नहीं? इससे डिसकंटिन्यूअस हो। बात समझ में आ रहा ना? तो ये कर्व कंटिन्यूअस है कि नहीं जानने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि x का वैल्यू अगर r से थोड़ा सा कम हुआ, वैल्यू ऑफ x is slightly less than r, but we can assume x is equal to r, slightly less than r, तो डालेंगे इसमें क्या हो जाएगा? रो भी r by 3 एप्सिलॉन नॉट। और अगर x का वैल्यू r से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, इतना थोड़ा सा ज्यादा हुआ कि हम कह सकते हैं कि x is equal to r, तो फिर फॉर्मूला डालेंगे इसमें, x की जगह r डालो, क्या हो जाएगा? रो भी r by 3 एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही केस में सेम चीज आ रहा है, मतलब द कर्व इज कंटिन्यूअस एट द सरफेस।
Not only that, if you want to see the variation of electric field due to this, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पर देता है। हम लोग जब पढ़ रहे थे 11th क्लास में ग्रेविटेशन, उसमें भी कुछ ऐसा ही एक रिलेशन था फॉर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या था यहाँ पर देखो, जो E का वैल्यू है वो क्या हो रहा है अंदर, व्हेन इट इज लेस देन R it is proportional to x, y is equal to mx फॉर्म में है, so it is looking like a straight line. E is increasing like a straight line. और जैसे बाहर जाते हैं, I can consider the total charge as a concentrated point charge located at the center, and due to point charge, you know, the electric field is kq by x square, so it goes usually जैसे होता है वैसे ही जाएगा। कैसे? It will be going like this. So this is what is the variation of electric field with distance from the charged cloud. ठीक है। और E का वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम मिल गया आपको? ये तो मिला मैक्सिमम यहाँ पे। कितना मिल गया? कितना मिल गया? इट इज x के जगह r डालो, इट इज कमिंग आउट टू बी रो वी आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया है। और ये क्या था r, ये घट रहा है, ये ऐसा है। सो दिस इज व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ E विथ r और विथ x। So what is the electric field at the center? 0. याद रहे कि at center E is 0. At surface E is rho v r by 3 epsilon naught. वैल्यूज को याद रखना है। क्या बात समझ में आया? Is it understood? अब सिर्फ एक ही डेरिवेशन बाकी रहा और वो है सरफेस चार्ज। ये डेरिवेशन नहीं आता, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और बोर्ड में क्या आता है? बोर्ड में मोस्टली जो पूछा जाता है और एंट्रेंस में भी मोस्टली क्या पूछा जाता है मालूम है? पूछा जाता है ये वाला ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ कैसा है। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है बोर्ड में। ग्राफ का प्रोजेक्शन कर सकते हो। फॉर स्पेरिकल चार्ज क्लाउड इट इज लाइक दिस। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होता तो अंदर 0, चढ़ा ऊपर बाहर, लेकिन ये स्पेरिकल क्लाउड है तो वेरिएशन इज समथिंग लाइक दिस। डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, है ना? आप लोग तैयार हो मेरे साथ 8:30 तक रहने के लिए? तो खत्म कर देंगे गॉस लॉ, आज खत्म हो जाएगा तो अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि थोड़ा सा अगर बच जाएगा ना अगले क्लास उसको पढ़ाएंगे, फिर पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, मज़ा नहीं आएगा। दो अलग अलग टेस्ट का है, दोनों मज़ेदार है, लेकिन इसके साथ वो मज़ा नहीं आता है कि नहीं? हाँ, हर चीज़ अकेले में मज़ा आता है, किसी दूसरे के साथ मिला दो तो किरकिरा हो जाता है। क्या कभी तुम रोटी के साथ आइसक्रीम लगा के खाना खाए हो? नहीं, अच्छा नहीं लगता। पूरी बनाया उसके साथ आइसक्रीम लगा के खाए, पूरी अच्छा लगता है, आइसक्रीम अच्छा लगता है, मिला के खाओ तो बकवास लगता है। तो ऐसा है, तो पोटेंशियल वाला चीजें कुछ अलग रहेंगी। बिफोर वी गो फॉर पोटेंशियल, हाँ, बिफोर वी गो फॉर द थर्ड लास्ट पार्ट, बोलो बेटा। टॉर्क के बारे में। टॉर्क कहाँ से आया इसमें? सर वो अरिहंत के बुक में बहुत से टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, दैट इज फॉर डाइपोल्स। हम पढ़ेंगे ना, डाइपोल पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, उसमें टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे वहां पे। ओके, चलिए तो पहले वो जो थ्योरेटिकल पार्ट उसको खत्म कर देते हैं, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। नाउ सबके का अटेंशन चाहूंगा, क्योंकि सारा बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, सारे बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, सीएचएसई का तो गारंटेड। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, 10 साल में कम से कम 5 बार मिला होगा अभी जो करने जा रहे हैं। सीबीएसई वालों का ये 2024 बोर्ड में भी आया था, तो थोड़ा ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो।
सर ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दीजिए तो डार्क हो गया। अरे यार, मेरा तो इसी कलर डार्क है, और कितना ब्राइट करूं अपने आप को? कहो तो थोड़ा नीचे जाके पाउडर वाउडर लगा के आऊं? है डार्क चाहिए, डार्क चाहिए। कितना डार्क है मेरा? ब्राइट तो दिख रहा है। यू वांट टू सी मी ब्राइट, ओके फाइन, अच्छी बात है। ठीक है, कहाँ गया उसका ब्राइटनेस? कैसे बढ़ाएंगे? सर अभी ठीक है सर, अभी रह ठीक दीजिए। ठीक है ना? हाँ और फिर लड़का का क्यों है तकला? अबुआ हाँ सर ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। हाँ, तो बात चल रहा था E ड्यू टू ए लार्ज सरफेस चार्ज। फिर से आई बात लार्ज का। जैसे बोर्ड है, बोर्ड पे मान लो सरफेस में हर जगह चार्ज है, तो इसको सरफेस चार्ज कहेंगे। इसको लार्ज सरफेस चार्ज कब कहेंगे? कि अगर इस सरफेस चार्ज के लिए मुझे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे? यहाँ पे। ये यहाँ से कितने दूर पे? 6 सेंटीमीटर दूरी पे। जबकि ये डिस्टेंस कितना है? काफी बड़ा है। मीन्स साइज और डायमेंशन ऑफ दिस बोर्ड इज very very large as compared to the distance of point of concern, then it can be considered as a large surface charge. Same board behaving as a surface charge will not be considered as a large surface charge if the point where you want to find out the electric field is away from the board, दूर में रखा है, तो ये पॉइंट के लिए ये लार्ज सरफेस चार्ज नहीं है। क्या लॉजिक समझ में आया? Yes. तो कितने भी छोटा सा सरफेस चार्ज हो, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए लार्ज सरफेस चार्ज। मान लो कि हम कहेंगे कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है जो चार्ज है, तो इस बॉडी के एकदम नजदीक अगर किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ये जो छोटा सा सरफेस है दैट विल बिहेव एज ए लार्ज सरफेस चार्ज। समझ में आया क्या? एवरी स्मॉल सरफेस चार्ज कैन बी ए लार्ज सरफेस चार्ज डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू स्टैंड। बहुत बढ़िया। E due to a large surface charge. Let charge per unit area is sigma कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब वो जो सरफेस चार्ज है उसकी सरफेस पे एवरी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में सिग्मा कूलम चार्ज पड़ा है। क्लियर? चलिए थोड़ा देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज होगा। मैं यहाँ पे आपको एक सरफेस दिखा रहा हूँ, ये वाला सरफेस। कौन सा? ये वाला। से दिस इज व्हाट इज ए सरफेस चार्ज। सर ये कैसा सरफेस चार्ज हुआ? अरे भाई, ये जो सरफेस में दिखा रहा हूँ ये सरफेस कैसा? ऐसा है। थोड़ा मोटाई दिखा दिया तो मेरे को समझाने में आसान होगा। जैसे बोर्ड को सामने से देखता हूं तो बोर्ड, ये बोर्ड को अगर साइड से देखूंगा तो ये मोबाइल, इट्स ए सरफेस चार्ज। इधर साइड से देखूं तो क्या दिखेगा मुझे? यही दिखेगा, ऐसा डंडा। समझ में आ रहा ना? मीन्स हाउ इज द सरफेस चार्ज? इट इज लाइक दिस। क्या बात समझ में आया? और इसमें हुआ यूं है कि ये जो सरफेस चार्ज है इसमें चार्जेस पड़े हैं। कैसे पड़े हैं? से इट इज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और मुझे कहीं इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है जो कि यहां से कुछ x डिस्टेंस में है। यहां से कुछ x डिस्टेंस में। इट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम हियर। देखना बड़ी आसान चीज है, लेकिन बस एक ट्विस्ट एक खुल जाएगा तो काम खत्म। कुछ नहीं है उसमें। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो चलो एक काम करते हैं। लेट मी कंसिडर ए गॉसियन सरफेस लाइक दिस। मैं क्या करता हूँ, ऐसा एक गॉसियन सरफेस लेता हूँ, एक सिलिंड्रिकल सरफेस। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल सरफेस लेता हूँ ऐसा वाला। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो मैं थोड़ा ढंग से बना दूँ तो आपको भी देखने में मजा आएगा। ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस में बना रहा हूँ।
ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस में बना रहा हूँ, और ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इसमें ये है उसका एक साइड, मतलब जो दूसरा साइड दिख नहीं रहा है वो कुछ ऐसा है। क्या बात समझ में आया? चलिए मानते हैं कि ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस हम देखे हैं उसका लेंथ तो हम एल एक्स ले लिए हैं, और रेडियस एरिया कितना है मालूम नहीं है, कॉल दिस एरिया एच ए, और ये पॉइंट को कहो पी। लेट अस consider a cylindrical Gaussian surface of area A as shown on अच्छा Gaussian surface of length x as shown, ऐसे कर देते हैं, of length x as shown, length x as shown, let A is area of ends, ये एरिया A है, ये एरिया A, ठीक है भाई। यहाँ पर कुछ चार्ज सिलेंडर के अंदर रह गया, क्या है कोई पहलवान जो बताएगा व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द सिलेंडर? व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द सिलेंडर? ये सरफेस एरिया में सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिलेंडर कैसा है, ऐसा घुसा हुआ, ये है सिलेंडर ऐसे घुसा हुआ है, तो सिलेंडर का जो एरिया है उस एरिया के अंदर जो चार्ज है वही है। क्या बात समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द सिलेंडर? सिग्मा इनटू एरिया इनसाइड द सिलेंडर। एरिया जो रहेगा वो सर्कल रहेगा, कितना एरिया? एरिया ए का, तो सिग्मा ए। बात समझ में आया क्या? फाइव फ्लक्स जेनरेटेड, जस्ट अ मिनट, फ्लक्स जेनरेटेड इनसाइड, हाँ हेलो मनी, हाँ बढ़िया, हाँ गोटे रख दो, मत गोटे दे दो, हाँ आप साइड साइड रख दो, गोटे रखिए, मत गोटे दे दो, हम देख माने सॉरी क्लास चलती। सो व्हाट यू फाइंड? फ्लक्स जेनरेटेड इज Q in by epsilon। अच्छा Q in तो पहले बता दे, व्हाट इज Q in? सिग्मा इनटू A, इट इज Q in by epsilon नॉट। इतनी फ्लक्स बनेगा, मतलब सिग्मा A by epsilon नॉट इज द फ्लक्स जेनरेटेड। इतना फ्लक्स बनेगा। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आया? नहीं आया सर। इतना मेहनत किया, समझ में नहीं आया। हाँ चलो ठीक है, बताते हैं दोबारा। देखो भैया, ये है मेरा सरफेस चार्ज, जिसमें चार्ज हर जगह है लैम्ब्डा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और मैं क्या कर रहा हूं, एक सिलेंडर ले रहा हूं। ये है एक सिलेंडर जिसका ये एरिया कितना है A, लेंथ कितना है x। ये सिलेंडर A से लिया हूं, बूम। तो ये जो सिलेंडर है इसके अंदर कितना चार्ज है? जो यहाँ पर जो चार्ज था, यहाँ पर जो चार्ज था वही तो इसके अंदर रहा। देखो सिलेंडर को मैं अंदर घुसेड़ दिया हूं, है कि नहीं? ये पूरे के पूरे सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है? जो चार्ज यहाँ पर है। यहाँ पर कितना चार्ज है? ये एरिया कितना है? A है, तो चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू A। समझ में आया क्या? सर वो तो आउटर सरफेस पे आ जाना चाहिए ना। मैं कब बोला कि कंडक्टिंग सिलेंडर है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। हाँ सर ठीक है। ये धरती तू फट जा, मैं घुस जाऊं अंदर। इसे गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस। अच्छा, इससे पता चलता है कि हमें 8:30 बजे तक नहीं पढ़ना चाहिए। ये कुछ लोगों का दिमाग का दही हो जाता है, ठीक है ना? हाँ ठीक। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसमें से कितना चार्ज निकल रहा है, कितना फ्लक्स निकल रहा है? सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फ्लक्स जनरेटेड। अब दो केस होते हैं। एक हुआ कि ये जो सरफेस जो हम देख रहे हैं, जो चार्ज सरफेस है, वो चार्ज सरफेस है कैसा?
पहला हुआ हाउ इज द चार्ज सरफेस। हाउ इज द चार्ज सरफेस, ये चार्ज सरफेस जो है वो ओहो ओहो, एक मिनट थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। अरे रे रे रे, कहाँ भाग रहा है, चुप, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा जगह, हाँ बन गया। ये जो चार्ज सरफेस की बात हम कर रहे हैं, ये चार्ज सरफेस हो सकता है कि एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस है या फिर कंडक्टिंग सरफेस है। अगर ये कंडक्टिंग सरफेस है तो ये जो चार्ज यहाँ पे पड़े हैं, यहां से जो फ्लक्स निकलेंगे वो सीधे इधर ही जाएंगे, और अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो कुछ इधर भी जाएंगे कुछ इधर जाएंगे। कंडक्टर की केस में फ्लक्स कैन नॉट एंटर इनटू द कंडक्टर। समझ में आया? तो फॉर कंडक्टिंग सरफेस, फॉर कंडक्टिंग सरफेस अगर हम बात करते हैं कि फॉर कंडक्टिंग सरफेस चार्ज, आपकी बुक में दिया नहीं है लेकिन बोर्ड में आया था। अगर कंडक्टिंग सरफेस चार्ज होगा तो क्या होगा 2024 का बोर्ड में, फॉर कंडक्टिंग सरफेस चार्ज हेलो, ठीक है, कॉल मी आफ्टर 8:30। For conducting surface charge, what you find? Find flux coming out at P is equal to, अगर ये conducting surface charge है, फ्लक्स तो अंदर नहीं जाएगा, सारा फ्लक्स बाहर आएगा। सारा मतलब जो निकल रहा था, क्या निकल रहा था, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट इज सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। नॉर्मल एरिया क्या है, ए है, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या हो गया, 5/a, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और कंडक्टिंग सरफेस चार्ज है तो इंटेंसिटी हुआ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आया? ये बड़े दुख के साथ कहेंगे कि एक जाना माना ऑथर जो कि बहुत ही पॉपुलर है, एवरीवन नोज, ही हैज पब्लिश्ड ए बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, हैज वेरी रॉन्गली डिस्कस्ड दिस आर्टिकल, वेरी रॉन्गली, और दो तो माइनस प्लस हो जाता है, आप जानते हो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, दो गलतियां करते हैं तो प्लस हो जाता है, पकड़ में नहीं आता, इंटरमीडिएट पूछा जाएगा तो फंस जाएंगे। एंड दैट प्रॉब्लम कंटिन्यूज टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कंपाइलर, वहां पर भी दो सरफेस रहते हैं तो दो गलती करके निकल जाते हैं, कभी एक गलती के बाद रुकने के लिए कहा जाएगा तो फंस जाएंगे। एनीवे, द मेथड आई एम गिविंग इज करेक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्टली देख लेना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कब? फॉर कंडक्टिंग सरफेस। क्या आप मेरी बात यहाँ पर कर सकते हो और बता सकते हो कि अगर इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, मेरे लिए स्पेस बन जाएगा। अगर मैं बात करूं फॉर ए नॉन कंडक्टिंग सरफेस तो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, लेट मी रीराइट, फॉर ए नॉन कंडक्टिंग सरफेस, फॉर नॉन कंडक्टिंग सरफेस चार्ज, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है भैया तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो सिर्फ इधर क्यों जाएगा, इधर भी तो जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो आधा उधर आधा इधर। तो आप कहोगे, क्या कहोगे, फॉर नॉन कंडक्टिंग के लिए, सॉरी, फॉर नॉन कंडक्टिंग के लिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ ए सेपरेट फिगर सो दैट पीपल विल इजीली अंडरस्टैंड। अरे ये क्या हो रहा है, फॉर ए नॉन कंडक्टिंग सरफेस चार्ज, इसको कॉपी करके लेते हैं और इसको यहां से उठाओ, कॉपी, चलो यस, रुको, थोड़ा इनको जगह बनाते हैं सो दैट आई कैन विजुअलाइज एवरीथिंग। ये फॉर ए कंडक्टिंग सरफेस चार्ज, ये फिगर सही है। ठीक है,
एंड फॉर ए नॉन कंडक्टिंग सरफेस चार्ज आप देखोगे सब कुछ तो वही रहेगा, लेकिन फिगर में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि फ्लक्स कैन एंटर इनटू ए नॉन कंडक्टर। कंडक्टर में घुस नहीं सकता, लेकिन नॉन कंडक्टर में तो घुस सकता है। तो ये हो गया नॉन कंडक्टिंग सरफेस चार्ज। इस केस में जो फ्लक्स निकलेगा वो इधर भी जाएगा। कंडक्टर के केस में इधर नहीं जा रहा था, फ्लक्स कैन नॉट एंटर। सो फॉर ए नॉन कंडक्टिंग सरफेस चार्ज फ्लक्स कमिंग आउट एट पी, पी में कितना निकलेगा? जितना जेनरेट हुआ है उसका आधा। कितना जेनरेट हुआ है? जेनरेट हुआ है सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम फाई कहते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना निकल के आएगा? इट इज इक्वल टू फाई बाई 2। सो फाई डैश इज फाई बाई 2 व्हिच इज सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई क्या हो गया? फाई डैश बाई एरिया। तो कितना हो जाएगा वैल्यू? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। Are you getting the difference? For a conducting surface charge, sigma by epsilon naught. For a non-conducting surface charge, sigma by 2 epsilon naught. क्योंकि कंडक्टिंग की केस में जो चार्ज था उसका सारा फ्लक्स इधर से निकल रहा था। नॉन कंडक्टिंग की केस में जो चार्ज था उसका आधा इधर गया, आधा इधर गया। क्या बात समझ में आया? 2024 बोर्ड का क्वेश्चन है भैया। बुक में आपको सिर्फ ये वाला मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया। यहां पर हमें समझने के लिए क्या मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एट ए डिस्टेंस x E is equal to sigma by epsilon naught for conducting surface and sigma by 2 epsilon naught for non-conducting surface. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट इज E is uniform. Why? क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। x को कम करो या ज्यादा करो, ये तो x के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। इट डजंट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x। पास में लो या दूर में लो, बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। तो E इज यूनिफॉर्म बिकॉज E does not depend on x। तो ये क्वेश्चन बार बार रगड़ के वो लोग पूछेंगे, फ्रॉम आउट ऑफ ए पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज एंड सरफेस चार्ज व्हिच वन प्रोड्यूसेस ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कहोगे लाइन चार्ज के लिए एक्स डिस्टेंस में समथिंग वही एक्स स्क्वायर होता है, मतलब एक डिस्टेंस बदलेगा तो ई बदल जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। पॉइंट चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन x, मतलब x बदलेगा तो ई बदलेगा। सरफेस चार्ज के लिए एट एनी डिस्टेंस x इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, so it produces a uniform electric field। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes। ठीक है, अब आपके लिए आखिरी क्वेश्चन में दे के आपको छोड़ूंगा। ठीक है, सोचना है और बताना है। YouTube में आंसर बताओ तो अच्छा लगेगा। तुम में से कुछ लोग इंटरेस्ट दिख के बताते हैं। कॉपी। हुआ यूं है कि यहां पर दो, मतलब एक स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज था रो भी कूलम पर मीटर क्यूब का, रो भी कूलम पर मीटर क्यूब। हुआ यूं है कि यहां पर ये कोई एक, इमेजिन करो कि ये कोई एक स्फेरिकल जोन है जिसका रेडियस r है। मान लो कि ये पॉइंट r था, ये पॉइंट सेंटर था और दिया है
कि ये डिस्टेंस कितना था, दिस डिस्टेंस वाज इक्वल टू आर, और ये P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन दिस केस इज E नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज E नॉट। इन द सेकेंड केस आई रिपीटेड एवरीथिंग, सारा कुछ को मैं रिपीट कर लिया। मैं क्या किया, फिर से मैं ऐसा एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन कर रहा हूं, और उसके अंदर जो चार्ज पड़े थे वो सारा चार्ज को साफ कर रहा हूं। अंदर वाले चार्ज साफ हो गया भैया। नाउ हियर इज ए स्फीयर विथ अ बॉर्ड। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस तो आर था, पहले भी बोल चुका हूं। अच्छा ठीक है, ये डिस्टेंस आर था, पॉइंट P यहां पे था, यहां पर EP कितना है। Here everywhere there is charge and here charge is removed from this zone। सोच के आंसर दीजिए सेम केस में। Now let me narrate the entire question। The question is like this। ओहो, ये क्या हो गया इसका, अरे चल, हाँ, in a spherical charge cloud E naught, P is a point at a distance r by 2, डायरेक्शन भी बता रहा है, P is a point at a distance r by 2। ठीक है, और ये यहाँ पर P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड था E नॉट, यहाँ पर P पॉइंट में अगर ये एरिया का चार्ज को निकाल दिया गया, ये अगर C है, सेंटर वाला पॉइंट को C कहेंगे, EC was 0। नाउ एट सेंटर EC कितना होगा, EP कितना है, EC कितना है, यहां पर भी EC नहीं बताया गया, यहां पर भी EC निकालो, सेंटर में क्या होगा, यू कैन टेल, सेंटर में क्या होगा। सो यू आर गिवन 3 क्वेश्चंस, EC दोनों जो केस में और EP एक केस में निकाला। सर चार्ज वो पॉइंट से डिस्प्लेस किया गया है और रिमूव किया गया, ये चार्ज को यहां से निकाल के भगा दिया गया, खत्म, चार्ज यहां से भाग गया है। ये भी रो भी कूलम पर मीटर क्यूब है। और कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, फिर अगर बता पाओगे तो थोड़ा और इसके हाई लेवल की बताएंगे। एंड अगले क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पोटेंशियल। पहला क्लास जो मिस करेगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मेरा दावा है, लिख के दे सकता हूं, गारंटी देते हैं, गारंटी कार्ड दे देंगे। फॉर 2 years ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्लास को मिस मत करना प्लीज। वी आर हैविंग आवर क्लासेस at 6:30 only on Wednesday and Saturday। डोंट कंफ्यूज विथ टाइमिंग्स, नो रिपीटेशन ऑफ टेलिंग, आपको और बार बार नहीं बताया जाएगा। 6:30 to 8:30 होगा क्लास, वेडनेसडे एंड सैटरडे, कीप इट इन योर माइंड। नाउ क्लासेस आर फिक्स्ड। फिर मिलेंगे अगले क्लास, इसके आंसर को दीजिए यूट्यूब में। तब तक के लिए जय हिंद।